हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर। हमारी जो सीरीज चल रही है स्टेट स्पेशल, उसमें हम आज करेंगे विशिष्ट बालक और समावेशी शिक्षा। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी टेट के लिए कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। पार्ट 9 में आज हम करेंगे विशिष्ट बालक और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विशिष्ट बालक हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो विशिष्ट बालक का उदाहरण है। जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं यानी कि शारीरिक रूप से जिनमें किसी न किसी प्रकार की विभिन्नता होती हैं, प्रतिभाशाली या फिर सृजनात्मक बालकों को हम विशिष्ट कह सकते हैं। मंद बुद्धि, सांवेगिक अस्थिरता जिनमें होती है उन्हें बाल अपराधी या फिर असमायोजित, या फिर इसमें लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, जिसमें किसी भी प्रकार की विशेषता होती है, किसी भी प्रकार की विशिष्ट कोई बात होती है, उसको हम कहते हैं विशिष्ट बालक। तो यहाँ से देखिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो भी विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जिनमें प्रतिभा होती है, सृजनात्मक जिनमें सृजन क्षमता होती है। अब प्रतिभाशाली कौन होते हैं? प्रतिभाशाली वो होते हैं जो कि अगर हम बात करें जो शिक्षा का मात्रात्मक रूप देखें यानी कि अंकों के आधार पर जब देखें तो हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक, यानी कि जो किसी विषय पर अधिक जो है ज्ञान रखता है, किसी विषय या ऑलराउंडर जिसको हम कहेंगे, वो सभी प्रतिभाशाली बच्चों में आते हैं। सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं? सृजनात्मक बच्चे वो होते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में भी उत्तम हो सकता है किसी और विधा में, किसी और रचना क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा हो या विशेष उनकी विधा उनके पास हो। मंद बुद्धि कौन से होते हैं? सांवेगिक अस्थिरता युक्त कौन से होते हैं? मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि जो क्षमता होती है वो कम होती है, और जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं यानी कि जो मानसिक रूप से अस्थिर होंगे उनको हम कहेंगे सांवेगिक अस्थिरता युक्त बालक। बाल अपराधी और असमायोजित। बाल अपराधी कौन से बालक होते हैं? जो कि समस्याएं उत्पन्न करते हैं, समाज में रहकर अपराध करते हैं या समाज की मुख्य धारा से कटकर उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बाल अपराधी। जिनकी परवरिश इस तरीके से होती है कि वो अपराध को भी अपना एक संस्कार में ले लेते हैं, उसको वो बुरा नहीं समझते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो असमायोजित होते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए था कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इस विशिष्टता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि विशिष्टता किस तरह से उत्पन्न होती है, या जो बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है या फिर बाद में विशिष्टता आती है। तो विशिष्टता जो होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वंशानुगत, वातावरण और उपरोक्त दोनों। तो जो विशिष्टता है वो यहाँ पे आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि वंशानुगत यानी कि जन्म से ही बालक के अंदर विशिष्टता हो सकती है, और वातावरण के कारण भी बच्चे के अंदर विशिष्टता उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कोई बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली है, उसके पेरेंट्स प्रतिभाशाली हैं, तो बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है। फिर अगर हम बात करें शारीरिक रूप से अक्षम होने की, अगर मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं अगर उनके माता पिता भी अक्षम हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये संभव हो। ठीक है, तो ये वंशानुगत भी हो सकती है, और वातावरण से संबंधित यानी कि बाहर जिस वातावरण में बालक रहता है उसको देख के बालक सीखते हैं। तो कुछ बालक जो होते हैं वो वंशानुगत रूप से प्रतिभाशाली या सृजनात्मक नहीं होते हैं, लेकिन जिस माहौल में वो रह रहे हैं उस माहौल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने आप को प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे क्षेत्रों में भी देख सकते हैं कि जो बाल अपराधी होते हैं वो भी माहौल के कारण ही बाल अपराधी बनते हैं, उनका वंशानुगत होने का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं उनमें से एक पेयर जो है वो रॉन्ग है, वो कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी जो थी, उनकी जो बहन थी वो मंदबुद्धि थी। हेलन किलर के बारे में बताया गया है कि वो वाणीवादी थी। कवि सूरदास जो थे वो जन्मान थे, तो आप सभी जानते हैं कवि सूरदास जन्मान थे।
फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में बताया गया था, उनकी शारीरिक विशेषता क्या थी कि वो पोलियोग्रस्त थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो भाषा विकास था वो विलंब से हुआ था, बिल्कुल, कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो काफ़ी लंबे समय बाद बोलना शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए कि आज दुनिया भी उनका नाम याद रखती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे प्रारंभ में जिनका विकास अगर कमज़ोर होता है, धीमा होता है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। ये हमारी अपनी धारणा होती है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो ये है हेलन किलर वाला। हेलन किलर जो थी वो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी साहित्यकार रही है, लेखिका रही है, और इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, यानी कि यात्रा करती रहती थी ये। तो इनका जो सही पेयर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हेलन किलर थी वो सिर्फ वाणी बाधित नहीं थी, वो मूक और बधिर भी थी, ठीक है, यानी कि गूंगी और बहरी भी थी, और ये देख भी नहीं सकती थी, दृष्टिहीन भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर्फ वाणी बाधित होना ये इसकी विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टता के मुख्य रूप से कितने प्रकार की, जो विशिष्टता है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती है? तो शारीरिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। शारीरिक रूप से मान लीजिए कोई दृष्टिहीन है, ठीक है, वाणी बाधित है, बोलने में उसको क्षमता होती है, ठीक है, श्रवण बाधित है यानी कि सुनने में क्षमता अगर उसकी कम है तो वो शारीरिक रूप से हो जाएगा। बौद्धिक रूप से जिसका बुद्धि का विकास कम होता है, ठीक है, या फिर जो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये बौद्धिक रूप से विशिष्ट हो जाएंगे। सामाजिक रूप से जो कि असमायोजित या बाल अपराधी होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, ये क्या हो जाएगा? सामाजिक रूप से हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है ये 3 प्रकार से विशिष्टता बच्चों में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक समस्यात्मक व बाल अपराधी होते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भाई जो पहला जो कथन दे रखा है कि जो सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं वो समस्यात्मक व बाल अपराधी हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक होंगे उनकी यही तो पहचान होती है कि वो समस्यात्मक होंगे, समस्या पैदा करेंगे, बाल अपराधी भी हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक बाल अपराधी हो सकते हैं, कि जो समस्यात्मक बालक हैं वो बाल अपराधी हो सकते हैं। तीसरा कथन है बाल अपराधी बालक समस्यात्मक हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो ये कहता है कि समस्यात्मक बालक बाल अपराधी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो बालक कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है, हो सकता है कि वो उसकी जिज्ञासा क्षमता ऐसी है कि वो उस बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बाल अपराधी हो सकता है। तीसरा कथन कहता है कि बाल अपराधी समस्यात्मक हो सकते हैं। बिल्कुल, जो बाल अपराधी होते हैं वो समस्या तो पैदा करेंगी, पहले से ही वो बाल अपराधी है, अपराध कर रहे हैं, तो अपराध होने के कारण उनके बाल अपराधी होने का समस्या अपने आप उत्पन्न होगी। तो मोस्टली अगर इन क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से ना पढ़ें तो हमारा आंसर होना चाहिए कोई नहीं। ये सभी सत्य लग रहे हैं, कोई असत्य नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो होगा समस्यात्मक बालक बाल अपराधी हो सकते हैं, क्योंकि जो समस्यात्मक बालक है वो जरूरी नहीं कि बाल अपराधी। समस्यात्मक बालकों से यहाँ पे समझाया गया है कि वे बालक जो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। अब वो समस्या कैसी हो सकती है? वो बार बार क्वेश्चन पूछ के जिज्ञासा करके क्लास को, माहौल को ख़त्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन चाहता है और उसका आंसर भी चाहता है। तो इस तरह के बालक समस्यात्मक हो सकते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वाणी बाधित बालक के लिए कक्षा कक्ष सुझाव क्या हो सकते हैं? वाणी बाधित यानी कि जो बोलने में अक्षम है, जिसकी वाणी में बाधा उत्पन्न हो रही है, उन्हें क्या चाहिए? कक्षा कक्ष में प्रशिक्षण देना चाहिए, चित्र रेखा चित्र दृश्य प्रतिमाएं से उनको पढ़ाना चाहिए, कृत्रिम भाषा और वाणी संश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वाणी बाधित है, वो बोल नहीं सकते, तो उन्हें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण चाहिए, साइन लैंग्वेज उनको सिखानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र रेखा चित्र और दृश्य प्रतिमाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो संश्लेषण और कृत्रिम वाणी है उनका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, उनके लिए कक्षा कक्ष सुझाव क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है संकीर्ण सर्किट टेलीविजन का इस्तेमाल, आवर्धक लेंस और बोलते हुए कैलकुलेटर,
ब्रेल स्लेट पुस्तकें और सीट, यानी कि ब्रेल पुस्तकें और ब्रेल सीट का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं वो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं टेट में कि निम्न में से जो बालक है एक दृष्टिबाधित बालक है और उसको पढ़ाने के लिए हम किस तरह के जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग करेंगे, तो वो आपके यहाँ सामने इस तरह के ऑप्शन इनमें से कोई एक हो सकता है। तो आप वहाँ पे चूज कर लीजिए। तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, श्रवण बाधित बालक के लिए कक्षा कक्ष सुझाव है। श्रवण बाधित बालक, श्रवण अर्थ मतलब यहाँ पे ध्यान देना आपको, जो सुनने में जिनको समस्या होती है, हो सकता है आंशिक रूप से श्रवण बाधित हो या हो सकता है पूर्ण रूप से श्रवण बाधित हो, तो उनके लिए हम किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी मटेरियल होगा, टीचिंग मटेरियल होगा, वो क्या क्या होगा। श्रवण उपकरण हमें जरूर ध्यान रखना है कि बच्चे जिनको आंशिक रूप से अगर प्रॉब्लम है तो श्रवण उपकरण इस्तेमाल करें, जैसे फोनिक कान जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। दृश्य सामग्री में चार्ट, चित्र और वीडियो टेप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर स्पेलिंग, स्पीच रीडिंग और चिन्ह भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, ठीक है, इन सब का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। मंद बुद्धि बालक, जिसके अंदर बुद्धि का विकास कम होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कम होती है, उसको हम कहेंगे मंद बुद्धि बालक। अब यहाँ पे कौन कौन सी उसकी विशेषताएं नहीं है पूछा गया है, तो अधिगमहीनता। अधिगमहीनता का क्या अर्थ होता है, सीखने में कमज़ोर होते हैं, बहुत देर से सीखते हैं। शारीरिक हीनता, शारीरिक रूप से भी वो अक्षम दिखाई देते हैं, कमज़ोर होते हैं, या फिर उनका शारीरिक विकास जो होता है वो सामान्य नहीं होता है। समायोजन का अभाव, समायोजन मतलब जो सामान्य बच्चों के साथ वो अपना जो है तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं। आत्मनिर्भरता, या फिर वो आत्मनिर्भर होते हैं, अपना सब काम वो स्वयं कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके दिमाग में एकदम पिंच कर रहा होगा कि यहाँ पे जो आत्मनिर्भरता जो शब्द है वो किसी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं हो सकता, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंदबुद्धि बालक की शिक्षा के सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, कि किस तरह की शिक्षा प्रणाली या किस तरह का टीचिंग मटेरियल हमें यूज़ करना है उस बालक को पढ़ाने के लिए। आप देखिए कक्षा में हर एक तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ समस्यात्मक हो सकते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास कम होता है और कुछ सामान्य भी होते हैं। तो इंक्लूसिव क्लास का क्या मतलब होता है कि इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो सभी की आवश्यकताओं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई मंदबुद्धि बालक या जो इसका बुद्धि का विकास कम है तो हम क्या करें, उसके लिए विशेष शिक्षण विधियाँ हम तैयार करें। दृश्य श्रव्य सामग्री का सही से प्रयोग करें। दृश्य श्रव्य मतलब जो ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल करें। माता पिता को प्रशिक्षित करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उपरोक्त सभी ही आने वाला है यहाँ पे। अब इन तीनों ही पॉइंट्स का इतना महत्व है कि विशेष शिक्षण विधियाँ, अब एक अध्यापक को सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि वो किस तरह की आवश्यकता वाले बच्चे के साथ किस तरह से डील करेगा, किस तरह से उसको पढ़ाएगा। जो टीचिंग मटेरियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल जो मटेरियल उसको यूज़ करना चाहिए और उसके माता पिता के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि आप अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करें। तो यहाँ पे ये सभी जो हैं, ये भी एक अध्यापक का एक कार्य होता है कि अगर माता पिता को ये नहीं ज्ञात है कि उसके बच्चे की क्षमता क्या है तो अध्यापक का ही कार्य है कि वो उनसे मिलकर उनसे कंसल्ट करके उनको समझाए कि भाई आप अपने बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार करें, उसको टाइम दे, उसको समझे कि उसे किस तरह के माहौल की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विश्वास में लेकर बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर अपना विश्वास बनाते हैं, बच्चे का विश्वास हम पर होता है, तभी हम उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम असमर्थता के कारण हो सकते हैं। अधिगम असमर्थता, अधिगम असमर्थ बालक वो बालक होते हैं वो दिखने में सामान्य होते हैं लेकिन उनकी अधिगम असमर्थता को हम नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, आंगिक और जैविक कारक, जननिक कारक, पर्यावरणीय कारक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा उपरोक्त सभी। आंगिक कारण कौन से होते हैं, यानी कि उनके अंगों में कोई किसी प्रकार की
समस्या है, ठीक है। जैविक कारक जन्म से ही अगर कोई समस्या है तो ये कारण भी हो सकते हैं अधिगम असमर्थताएं। मान लीजिए बालक का विकास अवरुद्ध है, ठीक है, सुनने में देखने में किसी प्रकार की समस्या है उसे आंशिक रूप से, तो वो भी अधिगम असमर्थ हो सकते हैं। जननिक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर उसका, कि माता पिता में अगर कोई समस्या है तो हो सकता है बालक में भी ऐसी समस्या आ जाए। पर्यावरणीय कारक यानी कि पर्यावरण की वजह से, जिस माहौल में रह रहा है उसके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फिर जो पीने का पानी है, या फिर खाने का जो वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके अधिगम क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो काफ़ी कारण हो सकते हैं जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं अधिगम असमर्थता के। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अधिगम असमर्थ शब्द से हमें ये नहीं सोचना है कि मंदबुद्धि बालक, नहीं। अधिगम असमर्थ बालक हमेशा दिखने में सामान्य बच्चे की तरह होते हैं। क्लास में मोस्टली बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो देखने में सामान्य होते हैं, लेकिन जब उनको हम एग्जामिन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका अधिगम स्तर जो है वो किस तरह का, किस तरह के व्यवहार से सीख सकता है। वो जानना एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है और सबसे बड़ी सफलता भी होती है अगर वो ये जान पाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम असमर्थ बालक की पहचान की जाती है कैसे? अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, या केवल एक? तो औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है कि अनौपचारिक यानी कि जो अध्यापक खुद से कोई टेस्ट तैयार करता है या खुद से कोई टेस्ट इस तरह से प्रशिक्षण तैयार करता है, देखता है, निरीक्षण करता है, तो उसको हम कहेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन। और औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? जितने भी जो टेस्ट होते हैं जो किसी एक्सपर्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, या जितने भी कोई जो इस फील्ड से एक्सपर्ट लोग होते हैं जिन्होंने इसमें महारत हासिल की होती है, उनके द्वारा जो किया गया जो टेस्ट है उससे जो मूल्यांकन करते हैं तो वो होता है औपचारिक मूल्यांकन। तो अधिगम असमर्थ बालक की पहचान दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, औपचारिक मूल्यांकन से भी, अनौपचारिक मूल्यांकन से भी। सीसीए का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझा होगा। क्या होता है? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है बालक का उसके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों के विषय में, तो वो इस तरह के मूल्यांकन में आ जाता है, उपरोक्त दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? सामान्य बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, सामान्य व विशिष्ट बालकों की एक समान शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामान्य बालकों की शिक्षा तो बिल्कुल ठीक है भाई, विशिष्ट बालकों की शिक्षा भी चलो ये अलग टॉपिक हो गया। फिर यहाँ पे है समावेशी शिक्षा के बारे में बात हो रही, तो सामान्य व विशिष्ट बालकों की एक समान शिक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा सामान्य व विशिष्ट बालकों की एक समान शिक्षा, क्योंकि समावेशी सम वर्ड आ रहा है यहाँ पे कि सम आवेशी मतलब सभी जो आवेश से आने वाले, सभी आवासों से आने वाले समान लोगों को, समान बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में उनकी विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। जो उनको शिक्षा दी जाती है उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो एक कक्ष में अलग अलग प्रकार के जो बालक हो सकते हैं जो आंशिक रूप से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से जो अक्षम होंगे उनके लिए तो सीधी सी बात है विशिष्ट शिक्षा चाहिए, हमें विशिष्ट विद्यालय चाहिए, उनमें विशिष्ट शिक्षा उनको ज़रूरत है। लेकिन जो आंशिक रूप से अक्षम हैं, जैसे आंशिक रूप से जिनको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, तो उन बालकों को हम समावेशी क्लासरूम में, समावेशी कक्षा कक्ष में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक समान शिक्षा होती है सामान्य और विशिष्ट बालकों के लिए, उसको हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं सभी स्तर के बच्चों को प्रवेश की अनुमति, विभिन्नता में समानता सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम का अधिकाधिक लचीला होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए समावेशी शिक्षा सभी स्तर के बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति बिल्कुल है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सब किसी को भी हम एडमिशन देने से रोक नहीं सकते अगर वो एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी स्तर का बच्चा हो, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जनरेशन से हो, तो उसको हम बच्चे को एडमिशन ज़रूर देंगे। विभिन्नता में समानता सुनिश्चित करना, विभिन्नता यानी कि जो इनकी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएं, कोई अधिक प्रतिभाशाली, कोई सामान्य है, कोई सामान्य से थोड़ा कम है, अधिक असमर्थ है, सभी को हम एक समान रखेंगे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। पाठ्यक्रम का अधिकाधिक लचीला होना, पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए,
ये नहीं कि हम पाठ्यक्रम बनाएं सभी मंद बुद्धि बालकों के लेवल से या अधिगम असमर्थ बालकों के लेवल से। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, उनके लिए ये नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है। और अगर हम बनाएं हाई लेवल का, तो उससे क्या होगा कि जो असमर्थ बालक हैं, जो कम सीखते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व नहीं है, क्या महत्व नहीं है? नेगेटिव आंसर पूछा है यहाँ पे, क्या महत्व नहीं है? समानता की भावना का विकास करना, बिल्कुल ये तो है। आत्मसम्मान की भावना का विकास करना, ये भी बिल्कुल है, क्योंकि जो कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको अगर विशिष्ट विद्यालय में रखा जाता है तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि भाई हमें अलग क्यों रखा जा रहा है, हम सामान्य बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो इस तरह उनको एक ही कक्षा में रख के समावेशी शिक्षा प्रदान करने का अर्थ यही है कि उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना का विकास करना। मुख्य धारा से जोड़ना, बिल्कुल है कि जो एक ही समाज में रहने वाले बालक हैं उनको भी समाज के साथ जोड़ा जाए। हीन भावना का विकास करना, ये नहीं है भाई। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कि हीन भावना का विकास तो हमें बच्चे के अंदर आने ही नहीं देना है। इज इट क्लियर कि यहाँ पे आपको समावेशी का अर्थ है सबको समान रूप से रखना है। तो बी पॉजिटिव। एचटेट में हमारे साथ, सीटेट में, किसी भी एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हमें अपने आप को वहाँ पे नहीं रखना है, हमें अपने आप को एज ए टीचर रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रूप से ही आंसर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कि क्या कारण था कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए, मानव संसाधन राष्ट्रीय विकास के लिए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकास के लिए, उपरोक्त सभी। कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक हैं उनका विकास जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है। कि हो सकता है कि उनका जो पाठ्यक्रम लेवल है वो सामान्य रह जाता है और जो अधिक प्रतिभाशाली बालक है उनकी शिक्षा वहाँ पे बेहतर नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की जो कुछ समस्याएं थी उसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास करने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मानव संसाधन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता है। कि अगर मानव के अंदर ही नॉलेज नहीं होगा, मानव के अंदर ही टैलेंट नहीं होगा, तो दूसरे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि विशिष्ट शिक्षा का कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा नीति 1986, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा नीति 1986। उसमें क्या सुझाव दिया गया था विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए? कि उनके लिए अलग स्कूल एवं शिक्षण विद्या होनी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए, हस्तलेख पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी। क्योंकि हस्तलेख जो होता है, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो थोड़ा सा खराब होता है। ठीक है। या उनकी शारीरिक क्षमता के कारण लगा लो कि उनकी अक्षम क्षमता होती है उसके कारण हो सकता है, या मानसिक रूप से जो अक्षम होने के कारण हो सकता है। तो ये हस्तलेख पर विशेष ध्यान देने के बारे में भी 1986 में कहा गया था शिक्षा नीति में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सहयोगी अनुशिक्षण प्रक्रियाएं हैं। सहयोगी अनुशिक्षण, सहयोगी का मतलब होता है एक ग्रुप के अकॉर्डिंग, अनुशिक्षण मतलब प्रशिक्षण, शिक्षण देना। ठीक है। देख कर करने की प्रक्रिया, परीक्षण शिक्षण परीक्षण प्रक्रिया, युग्म शिक्षण प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो अनुशिक्षण क्या होता है कि हम जब क्लासरूम में देखते हैं कि अलग अलग विशेषताओं वाले बालक हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप बना देते हैं। ठीक है। ग्रुप बना देते हैं जिसमें कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से कम अक्षम होते हैं। ठीक है। यानी कि जो कम सीखने वाले होते हैं उनका ग्रुप बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो शिक्षण देता है एक बच्चे को, और वो बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो दूसरे बच्चे हैं थोड़े कम लेवल के हैं उनको समझा देता है, यानी अनुशिक्षण कर देता है। ठीक है। तो ये किस किस की तरह की प्रक्रिया हो सकती है? देख कर करने की प्रक्रिया। अब उस बालक को देखकर दूसरे बालक भी वैसे ही करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, अध्यापक बच्चों की समझ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, तो लेकिन एक बच्चा होता है वो एक दूसरे बच्चे को बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझा सकता है और समझ सकता है। तो ये होता है सहयोगी अनुशिक्षण। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता निर्भर करती है विद्यालय पर, परिवार पर, समाज पर, उपरोक्त सभी पर। बिल्कुल, क्योंकि अकेला विद्यालय जो होता है वो किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं कर पाता है अगर उसे परिवार और समाज का सहयोग नहीं मिले। ठीक है, तो बालक का जो विकास है वो इन सभी के ऊपर टिका होता है, विद्यालय पर, परिवार पर, समाज पर। इसी प्रकार शैक्षिक कार्यक्रम भी तभी सफल हो सकते हैं जब इन सभी का हमें साथ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार का निरीक्षण संबंधित है, यानी कि व्यवहार का निरीक्षण जो मॉडलिंग जो है, व्यवहार का मॉडलिंग जो संबंध है, सिद्धांत है, वो किसने दिया था? बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत से, पियाजी के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विगोत्स्की का मनोसामाजिक सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। तो आप पियाजी और विगोत्स्की को पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोली शिक्षण के प्रकार। टोली शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग। टोली शिक्षण कितने प्रकार का होता है? टोली शिक्षण क्या होता है कि विशेष जो विषय से संबंधित अध्यापक है उनकी एक टीम बनाकर जब किसी विषय को और अच्छा करके उनको पढ़ाया जाता है, जैसे कि अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक ही विभाग के अध्यापकों की टोली बनाई जा सकती है, एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के अध्यापकों की टोली बनाई जा सकती है, विभिन्न संस्थानों के एक ही विभाग के अध्यापकों की टोली बनाई जा सकती है। तो उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर यहाँ पे है उपरोक्त सभी। टोली टीचिंग होता क्या है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक विद्यालय है उसमें 2 विज्ञान के अध्यापक हैं, 2 मैथ के हैं, 2 हिंदी के हैं, तो उन 2 को एक टीम में रख दिया जाता है। ठीक है, अब फिर वो डिस्कस करते हैं कि विज्ञान को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरह के हमें तरीके अपनाने चाहिए। तो उस तरह के अध्यापक जब मिल के उस विषय को करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। अब ऐसा करें कि 2 या 3 अधिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों को मिलाकर एक टीम बना दीजिए, वो डिस्कस करेंगे आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका मेथड क्या है, आप किस तरह से ईजी से इस टॉपिक को पढ़ कराएंगे। तो इस तरह के जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन से बहुत ही ईजी मेथड जो है निकल के आता है। तो इस तरह का जो होता है टीम टीचिंग होता है। ठीक है, वो बच्चों को भी समझाते हैं कि आप ऐसे करो। ठीक है, एक दूसरे को भी समझाते हैं कि भी इस तरह से आप इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये होता है टीम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टीम टीचिंग जो होती है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये भी वही है कि एक ही विभाग के अध्यापकों की टोली बनाई जाए, किसी विभिन्न अध्यापकों की टोली बनाई जाती है। राइट आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एनसीईआरटी का कार्य है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रबंधन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी का जो कार्य है ये तीनों ही हो जाएंगे, मापन और मूल्यांकन करना, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रबंधन करना। बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। एनसीईआरटी होता क्या है, ये फुल फॉर्म भी आपको पता है, राष्ट्रीय जो काउंसिल होती है, ठीक है, शैक्षिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी कई बार आता है, एससीईआरटी कई बार आता है, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी आवश्यक है। अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी होती क्या है? ये होती है जैसे स्कूल में एसएमसी बनाई जाती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, उसमें क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है, और गांव के जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, या वो पंच हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, या फिर किसी शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई रिटायर्ड टीचर हो सकता है। तो इस तरह की जो अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी होती है ये क्यों आवश्यक है? अभिभावक एवं विद्यालय के मध्य दूरी कम करने के लिए, योजनाओं का निर्माण करना, अभिभावकों के सुझाव के अनुसार परिवर्तन करना। उपरोक्त सभी। तो एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि अभिभावक और अध्यापक एक दूसरे के नज़दीक आएँ। ठीक है, विद्यालय और अभिभावकों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए। स्कूल के अंदर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें अध्यापक और जो परिवार के जो अभिभावक होते हैं वो सब मिल बैठकर उस योजनाओं के ऊपर कार्य करें। और अगर अभिभावकों को किसी प्रकार की कोई कमी विद्यालय में लग रही है, किसी प्रकार का परिवर्तन वो चाहते हैं, तो उसका भी वो सुझाव दे सकते हैं, उसको भी फिर आगे उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभिभावक साझेदारी इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत युग्म चुनें। ये कुछ संस्थान है, जैसे कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान 1939 में जो खोला गया था, कहाँ खोला गया था? देहरादून में खोला गया था। दूसरा है मानसिक रूप से बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो था 1984 में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बनाया गया था। राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान 1979 में हैदराबाद में। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान मुंबई में 1978 में। तो यहाँ पे जो गलत है वो ये है हैदराबाद। तो हैदराबाद की जगह पे राष्ट्रीय अस्थि बाधित जो संस्थान है वो कोलकाता आएगा यहाँ पर। तो कोलकाता में खोला गया था
ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। और इसलिए वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं आया आपको पसंद। और अगर आपके लिए चैनल अच्छी वीडियो लेके आ रहा है तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।